Assalamu alaikum. I am Ahsan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we're going to learn about the cardiac output. So as it's shown in the video here, that cardiac output is basically कि heart जो है blood को pump कर रहा होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे. So before moving further into detail, first of all we would look at what are our today's objective. So our first objective is define cardiac output. Then we have discussed about the term related to cardiac output. Then we have discussed the method. Then we have discussed the method of cardiac output. Then we are going to discuss about the factor which affect the cardiac output. So let's start our presentation. So first of all we are going to look at that what is basically cardiac output. So cardiac output is basically amount of blood ejected by the heart during ventricular contraction in 1 minute. So remember कि cardiac output हमारे पास ये है कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर वेंट्रिकल्स जो कंट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास कितना ब्लड पंप करते हैं इनटू द अयोर्टा और इनटू ह्यूमन बॉडी. सो कार्डियक आउटपुट और इसके साथ एक और टर्म है दैट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम. ये दोनों बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं तो इनके बीच के फ़र्क को बहुत ध्यान से समझिएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम. सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द हार्ट इन ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक वेंट्रिकल जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितना ब्लड पंप करता है आयोटा के अंदर. लेकिन जब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की तो उसका मतलब है कि 1 मिनट तक वेंट्रिकल्स जितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो कितना ब्लड पंप करते हैं इनटू इनटू आयोटा. तो याद रखिएगा कि जब हम कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं तो हम 1 मिनट तक वेंट्रिकल्स को या हार्ट की पंप को काउंट करते हैं जो हमारे पास 60 to 100 हो सकती हैं. लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक दफ़ा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कितना ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है. देन it is most important that you should know that how you can calculate the cardiac output. So as it is showing below the picture है कि एग्जाम्पल में हमारे पास जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कितना कार्डियक आउटपुट को जो हमारे पास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज़ बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई टू हार्ट रेट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है कि 75 ml का हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है जो कि हमने मल्टीप्लाई किया हमारे हार्ट रेट से. हार्ट रेट हमारे पास क्या है? हार्ट रेट हमारे पास बेसिकली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस है. याद रखिएगा कि जब हम मेडिकल टर्म में बात करते हैं तो हम जो है हार्ट रेट को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से जो है नाम देते हैं क्योंकि हार्ट रेट बेसिकली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ही होता है. तो हमारे पास जो है जितनी 1 मिनट में आपकी हार्ट बीट होगी जो कि हमने इस वक्त जो यहाँ पे वैल्यू ली हुई है दैट इज़ द मिनिमम 160. 1 मिनट में 60 हार्ट बीट ली हैं और जो हमारे पास ब्लड है वो 75 ml है. 75 ml को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? दैट इज़ 7500 ml पर मिनट. कि आपके हार्ट ने 1 मिनट के अंदर 4500 ml ब्लड जो है वो पंप किया है इनटू अयोर्टा. तो दैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट. तो अब हम आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से हमारे कार्डियक आउटपुट के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है. तो सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की कैटेगरीज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ नेगेटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट. तो पॉजिटिव जो हमारे पास होते हैं दैट इंक्रीज़ द हार्ट बीट एंड नेगेटिव जो होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं. नाउ वी आर गोइंग फर्दर इनटू द डिटेल. सो सबसे पहले पॉजिटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट हमारे पास क्या करेंगे कि वो हमारे पास पेशेंट को जो है वो टैकीकार्डिया में ले जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हार्ट बीट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर हो जाएंगी. जो नॉर्मल हमारे पास वैल्यू होती है दैट इज़ 100 बीट्स पर मिनट, लेकिन उससे हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी. अब पॉजिटिव कोनोट्रॉपिक इफेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से एक बात याद रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन जो है वो जनरेट हो चुकी है.
फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन जनरेट हो चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस जो फंक्शंस हो रहे हैं वो बहुत तेज़ी के अंदर होंगे, लाइक के आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप करेगा। देन द नेक्स्ट वन इज़ हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया हमारे पास क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए, ये रिमेंबर वन थिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे पास ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है और हमारे पास मोर ब्लड जो है वो पंप होता है टूवर्ड हार्ट। देन वी हैव हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हमारे पास क्या करता है कि कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पोटेंशियल जो जनरेट होता है उसके अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो पोटेंशियल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो टेकिकार्डिया हो सकता है। देन वी हैव ड्रग एट्रोपिन। ड्रग एट्रोपिन जब दिया जाता है तो वो भी हमारे पास सेम वही चीज़ है कि फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन को जनरेट करता है और हमारे पास टेकिकार्डिया में बॉडी जाने लगती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव कॉनोट्रॉफिक इफेक्ट। तो नेगेटिव कॉनोट्रॉफिक इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे पॉजिटिव में क्या हो रहा था, हार्ट बीट बढ़ रही थी, नेगेटिव में क्या होगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, पेशेंट जो है वो ब्रेडिकार्डिया के अंदर चला जाएगा। ब्रेडिकार्डिया के अंदर जाने के साथ साथ पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो 100 से कम हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्यों होता है, ये हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास क्या था कि बॉडी हमारे पास जो है वो काम एंड रिलैक्स उसमें होगी, ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। ये हमारे पास एक और वजह से भी हो सकता है हाइपोऑक्सिया। हाइपोऑक्सिया अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो अगर मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो बॉडी हार्ट मसल्स किस तरीके से ब्लड पंप करेंगे, और जब वो सही से ब्लड पंप नहीं करेंगे तो तब हमारे पास क्या होगा कि हाइपोऑक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। देन वी हैव हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया एज आई डिस्कस बिफोर कि अगर कैल्शियम का काम होता है पोटेंशियल को कंट्रोल करना। अगर पोटेंशियल जो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो अगर ख़राब हो रहा है या उसके अंदर किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है हार्ट बीट के अंदर फ़र्क आएगा। इसी तरह पहले अगर हाइपोकैल्सीमिया में हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही थी तो हाइपरकैल्सीमिया के अंदर जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास कार्डियक आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक इनटू 2 दैट आर हार्ट रेट एंड प्री लोड। सबसे पहले हम प्री लोड और आफ्टर लोड होते हैं, इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। इस पिक्चर के अंदर अगर आप ध्यान दें कि ब्लड बाहर पंप होना चाहता है लेकिन आगे से कंस्ट्रिक्शन है, तो अब वो जो ब्लड बाहर जा रहा है और जो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास जो है ये जो प्रेशर पैदा हो रहा है वो हमारे पास क्या है, आफ्टर लोड है। तो अब प्री लोड होता है क्या है कि जब आपका हार्ट जो है वो रिलैक्स होगा और ब्लड क्या हो रहा होगा, ब्लड आपके हार्ट के अंदर आ रहा होगा। जबकि आफ्टर लोड में क्या होता है कि वो टाइम जब आपका वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, वेल्स अभी तक खुले नहीं हैं लेकिन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। ये जो यहाँ पे पिंच किया हुआ है जिसकी वजह से ब्लड जा नहीं पा रहा, वो पिंच हमारे पास वेल्स देंगे। वेल्स अभी तक खुले नहीं हैं लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। तो ये जो इतने से शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। तो हम पहले देख लेते हैं कि प्री लोड हमारे पास किस तरीके से कार्डियक आउटपुट को इफेक्ट कर सकता है, देन वी विल लुक के आफ्टर लोड किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो हमारे पास प्री लोड क्या करता है कि प्री लोड हमारे पास 4 चीज़ें कर रहा होता है। अब एक बारे बारे हम देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास इंक्रीज़ करता है ब्लड इमर्जिंग दैट हार्ट के ब्लड कितना जाएगा हमारे पास, ब्लड कितना निकलेगा हार्ट से। अब वो कैसे इफेक्ट करता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मायोकार्डियल स्ट्रेचिंग। मायोकार्डियल स्ट्रेचिंग हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि देखें प्री लोड का एक बात याद रखिएगा, प्री लोड ऐसा है कि आप जो है वो पानी पिए जा रहे हैं तो क्या होता है, आपका जो पेट है वो फूल रहा होता है। सेम इसी तरह हार्ट के अंदर जब ब्लड जाता है तो हार्ट फूल जाता है। तो वो जो हार्ट मसल के ऊपर स्ट्रेचिंग होती है या मायोकार्डियल स्ट्रेचिंग, यानी कि हार्ट मसल्स जो है वो फूल जाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है कि प्री लोड अगर इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। अच्छा, ये पहले और तीसरे पॉइंट में बड़ा ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ये सेम है, तो याद रखिएगा। पहले में भी कह रहे हैं कि जितना ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, और थर्ड में भी यही कह रहे हैं कि प्री लोड अगर ज़्यादा होगा यानी ज़्यादा ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा तो ज़्यादा ही बाहर निकलेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास कि एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर
कितना ब्लड जाता है हमारे पास वेंट्रिकल आयोटा के अंदर। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है एक लॉ, जिसको मैंने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है, दैट द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग द वेंट्रिकल विल बी द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल। यहाँ पे रिलेशन शो किया है कि एंड डायस्टोलिक प्रेशर। याद रखिएगा कि प्री लोड हमारे पास डायस्टोलिक होता है, और डायस्टोलिक के डी से याद रखिएगा कि डी हमारे पास कैसा होता है, इस तरीके से होता है कि हमारे पास ये है, इसको याद रखिए कि एक समझ लिए इंसान है जिसका ये पेट है, जिसके अंदर जैसे जैसे ब्लड जाता जा रहा है वो हमारे पास फूलता जा रहा है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ यही कहता है कि जितना हमारे पास ब्लड हार्ट के अंदर जाएगा उतना ही हार्ट से बाहर आएगा। सही है, तो ये हमारे पास ये इसी तरीके से ये एक्सप्लेन करता है कि प्री लोड जितना ज़्यादा होगा हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि अब आफ्टर लोड हमारे पास किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है कार्डियक आउटपुट को, या डिटरमिन क्या है। तो आफ्टर लोड, और अच्छा एक और फैक्टर भी है, जैसे पहले मैंने बताया था कि डिटरमिन हम 4 फैक्टर से करते हैं। एक था हार्ट रेट, जो क्योंकि हार्ट रेट से हम देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तभी कार्डियक आउटपुट आता है। देन हमने बात की प्री लोड की और आफ्टर लोड, एंड लास्ट वन इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। पहले हम देख लेते हैं कि आफ्टर लोड क्या करता है, देन वी विल लुक टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो आफ्टर लोड हमारे पास क्या करता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी तो आफ्टर लोड इंक्रीज़ होगा। यानी देखिए आफ्टर लोड क्या है कि वो प्रेशर है जो हमारे पास डेवलप होता है बिफोर के वेल्स खुलें और ब्लड जो है वो बाहर जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि दरवाजे के पीछे एक भीड़ जमा है, सही है, और भीड़ जमा होती ही जा रही है, और दरवाज़ा जब तक नहीं खुलेगा दरवाजे के ऊपर जो फोर्स लगती जा रही है वो हमारे पास है आफ्टर लोड। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना दरवाज़ा खुलने में टाइम लगेगा, जितनी रेजिस्टेंस होगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा और उतना ही हमारे पास जो है वो आफ्टर लोड इंक्रीज़ होता जाएगा। आफ्टर लोड अगर हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज़ करता है। ये रिलेशनशिप याद रखिएगा कि इन दोनों का इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। फॉर सपोज़ अगर कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनके अंदर जो है वेल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं, या कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वेल्स सही तरीके से खुल नहीं पा रही, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जितना वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है उतना वो बाहर इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है आफ्टर लोड जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है उतना ही स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सेम इसी तरीके से अगर आफ्टर लोड डिक्रीज होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतनी आसानी से जो है ब्लड पंप हो सकता है इनटू आयोटा। देन वी आर गोइंग टू लुक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे पास क्या होता है कि हाउ हार्ड द मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गिवन प्री लोड के हमारे पास प्री लोड हमने दे दी, कार्डियक मसल्स कितना जोर लगा रहे हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर कि वो ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से निकल के आयोटा के अंदर जाए। तो अब इसमें याद रखिएगा कि जितना हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होगी उतनी ही कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट आप लोग प्रेडिक्ट करें, अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा, तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करके कार्डियक आउटपुट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो है उन फैक्टर्स के ऊपर देखते हैं। तो वहाँ भी हमारे पास पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक्स हैं और नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव हमारे पास क्या कहते हैं कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन जनरेट होगी। और देन कैफ़ीन है। कैफ़ीन हमारे पास सेरोटोनिन को रिलीज़ करवाता है और सेरोटोनिन हमें जो है वो प्लेजर देती है। जब हमें प्लेजर मिलता है, हमें खुशी होती है, तो उस सिचुएशन में भी हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होती है। देन वी हैव हाइपर कैल्सीमिया। एज आई डिस्कस बिफोर कि हाइपर कैल्सीमिया क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है। अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। देन नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है कि रिलैक्स बॉडी हो जाती है आपकी। इसमें हमारे पास हाइपोकैल्सीमिया भी इफेक्ट कर सकता है। अगर हाइपोकैल्सीमिया में है आपका पेशेंट तो उसको कार्डियक आउटपुट उसका डिक्रीज़ हो सकता है ड्यू टू ब्रैडीकार्डिया। फिर हाइपरकैलीमिया हमारे पास क्या है कि पोटेशियम जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करवाने में, जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है उसको जो है वो जनरेट करवाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। उसकी वजह से हमारे पास जो है नेगेटिव आयोनोट्रॉपिक
जो है इफेक्ट पड़ेगा। देन वी हैव हाइपोऑक्सिया, अगर बॉडी के अंदर हाइपोऑक्सिया हो रही है, मसल्स को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो मसल्स की इतनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और डायरेक्टली फिर हमारे पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। Well, that's wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.